शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं पार्लियामेंट के सबसे तेज तर्रार मेंबर, एक ऐसे मेंबर जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं हंगामा खड़ा करते हैं। वो दूसरों पर जितने इल्जाम लगाते हैं उतने ही इल्जाम दूसरे उन पर लगाते हैं। प्लीज वेलकम निशिकांत दुबे। और आपकी अदालत में हमारे आज के जज भी बहुत खास हैं। बहादुरी की, पराक्रम की जो परंपरा है उसके प्रतीक हैं। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की थी, कश्मीर में कोर कमांडर रह चुके हैं। प्लीज वेलकम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू हो, आज के जज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू कीजिए। जय हिंद। और इससे पहले कि इल्जाम लगाऊं निशिकांत दुबे पर, एक नजर डालेंगे निशिकांत दुबे के पॉलिटिकल करियर। निशिकांत दुबे पार्लियामेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल मेंबर हैं। संसद में उनके भाषणों पर हर बार हंगामा होता है। भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। निशिकांत दुबे पूरी तैयारी के साथ संसद में बोलते, उनकी रिसर्च की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं। ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर, पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री। निशिकांत दुबे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से भी विवाद खड़े करते हैं। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा गांधी नेहरू परिवार के करतूतों के ऊपर। निशिकांत दुबे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसकी भी बहुत चर्चा होती है। एडवीना एंड नेहरू, ये नोवेल है, इस किताब को बैन कर दिया। इसमें यह है कि कितने बजे, कहां, कैसे नेहरू जी एडवीना के साथ घूमते थे, फिरते थे और उनको देश के राजनीति से कैसे मतलब नहीं था। उनकी हर बात पर विपक्षी नेताओं का करारा रिएक्शन आता है। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। निशिकांत दुबे झारखंड से एमपी हैं, गोड्डा से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। निशिकांत दुबे ने अपनी मेहनत से गोड्डा की तस्वीर बदल दी है। वहां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें देखने वाली हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देवघर है, जहां बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने हजारों लोग आते हैं। शिव भक्त निशिकांत दुबे आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम निशिकांत दुबे पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे पर आरोप है कि ये पार्लियामेंट में हंगामा करवाते हैं। निशिकांत जी, रीसेंट वीडियो मैंने देखा है जिसमें कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों के जो विमेन एमपीज हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरा हुआ है, लेकिन मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री तो बहाना थे, निशिकांत निशाना थे। उनको मेरे से ज्यादा प्यार होगा। आप हरकतें ऐसी करते हैं। नहीं, मैं सच बोलता हूं और सच्चाई में यदि ये सारी बातें आ जाती हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। महिला हो या पुरुष हो, सभी परेशान रहते हैं और मुझे वो खुशी होती।
आग लगाने का काम करते हैं? नहीं, मैं आग बुझाने का काम करता हूँ। कल ही किरण रिजिजू जी ने वो वीडियो पोस्ट किया है, जब वो प्रधानमंत्री जी की तरफ जो है अप्रिय घटना के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए, तो उसमें संजोग से जो है मेरा फ्रेम में जो है पूरा का पूरा विजुअल है कि मैं पॉकेट में हाथ रख के, मेरे से लोग डरते हैं, मुझे कोई नहीं डरा सकता। इसलिए प्रियंका गांधी तो हो या सोनिया जी और राहुल जी हों, तो वो डरते हैं। प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि जब महिला एमपी निशिकांत दुबे की तरफ गई तो बुलेट ट्रेन की तरह डर के भागे। बुलेट ट्रेन, वो जो उन्होंने कहा था, वो उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की तरह पढ़ रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो लोग डरते हैं ना। मैं जब खड़ा होता हूं तो पार्लियामेंट के अंदर आप देखिएगा कि पूरे कांग्रेस को जो है पसीना और कपकपी छूट जाता है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। प्रियंका जी कहीं रहेंगे, वो भाग के आएंगे कि सुनाने के लिए, तो डरते वो हैं, डर उनके पास है, हमारे पास कोई डर नहीं है। हमारे पास क्या डर है? मोदी हमारे नेता हैं, उनसे पूरी दुनिया डरती है। आपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो अय्याश हैं, गद्दार थे, और आप बोलते रहे और स्पीकर साहब आपको रोकने का नाटक करते रहे, आप रुके नहीं। नहीं, स्पीकर रोकने का नाटक नहीं करते रहे, स्पीकर जेन्युइनली रोकते रहे, लेकिन मैं बोलता रहा। माइक ऑन था, मुझे दिखाई दिया कि माइक ऑन है, वो माइक वालों की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैंने सारा कुछ बोल दिया। लेकिन जो कुछ भी मैंने बोला वो मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं था, जो किताबें थी, मैंने किताब में जो लिखा हुआ था वही बोला। देखिए, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने कहा कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं वो नेहरू परिवार की देन है, भूख उनकी देन है, अय्याशी की देन है, गद्दारी की देन है, मक्कारी की देन है, भ्रष्टाचार की देन है। आज भी मैं इस बात पर यूँ कि जो किताबें में लिखा गया है वही वास्तविकता है। आप ये बताएं कि हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या चीन है। चीन कभी भी हमारा बॉर्डर नहीं था, बॉर्डर स्टेट नहीं था। अंग्रेज जब गए तो नेपाल को, भूटान को और तिब्बत को हमारा एक बफर स्टेट बनाकर गए। चीन कहीं रास्ता में था ही नहीं। आपने तिब्बत को मान्यता दी, तिब्बत जैसे ही चीन का पार्ट हुआ तो चाइना हमारा बॉर्डर हो गया। पाकिस्तान के साथ समस्या है। पार्टीशन क्यों हुआ? एडविना नेहरू की जो बात हम कर रहे थे, जो जिस किताब को आपने अभी दिखाया, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये पूरी रंगरेलियां मनाते रहे, और इसके कारण जो है माउंटबेटन के साथ इन्होंने समझौता करके कि कैसे इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, इन्होंने भारत का बंटवारा कर दिया। आज यदि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यदि पाकिस्तान के पास है, किनके नीतियों के कारण है? तो चाइना का दुश्मनी हमारे कारण, तिब्बत का दुश्मनी हमारे कारण, और आपकी नीतियों के कारण ये सारी समस्याएं हैं। तो भोगेगा कौन, कहेगा कौन, बोलेगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको इस देश से इतना प्यार दिया, पहले प्रधानमंत्री देश के, इतने रेस्पेक्टेड, उनको अय्याश कहना? उसमें किताब में लिखा हुआ है ना, मैंने कुछ थोड़े कुछ बोल रहा हूँ। वो जितनी किताबें हैं, कुछ किताबें बैंड हैं, कुछ किताबें जो है। ऐसी किताबें आपको ही क्यों मिलती हैं? इसीलिए कि मुझे पढ़ने लिखने की आदत है। उसी किताबों के क्रम में आपने इंदिरा जी के बारे में बहुत अश्लील बातें कही। आपने एमओ मथाई का एक चैप्टर कोट किया। एमओ मथाई को जब 1900, ये जनता के जानने के लिए है कि 1959 में जब निकाल दिया, उनके पीए हुआ करते थे, नेहरू जी के पीए हुआ करते थे, और आपको पता है कि एक ट्रस्ट बनाया था उन्होंने, जिस ट्रस्ट को जो है बिरला जी से उन्होंने दिलवाया था, जो 30 जनवरी मार्ग है अभी, वो मथाई का ऑफिस हुआ करता था। उसके ट्रस्टी राजकुमारी अमृत कौर थी और पद्मजा नायजूर थे। कई एक किताब लिखने वालों ने उनके बारे में भी कई एक बातें कही है। और जब उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस के ऊपर चर्चा हुई पार्लियामेंट में, तो 1960-1961 में नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई। विष्णु प्रकाश जो है कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और उस कमेटी की रिपोर्ट है कि मथाई ने जितने पैसे लिए बिरला से, या मथाई ने को जो 30 जनवरी मार्ग दिया गया, या मथाई ने जो अपना मकान बनाया, एकदम ईमानदारी से लिया। सब कुछ एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है, मथाई से बढ़िया कुछ नहीं है। तो जब मथाई ये लिख रहा है कि मैं 12 साल तक इंदिरा जी के साथ वाइफ और हस्बैंड के तौर पर रखा हूं, तो मेरा क्या दोष है इसमें? मैंने तो मथाई को कोट कर दिया, पढ़ दिया, जनता को बता दिया, जनता पढ़ेगी। वो चैप्टर शी मैंने पढ़ा है, लेकिन जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उसको पब्लिश करने की परमिशन नहीं दी थी। इंदिरा जी का इस देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है, उनकी शहादत हुई है,
किसी एक आदमी ने उनके बारे में कुछ लिख दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब मथाई को आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, मथाई कहते हैं कि आपका पार्ट था, जो कुछ किया उसने, 12 साल तक वो नेहरू जी का पीएस रहा, 1947 से लेके 1959 तक। और जब मथाई कुछ लिख रहा है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, मथाई के नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की कहानियां हैं, दिनेश सिंह की कहानियां हैं, ये सारी कहानियां झूठी नहीं हो सकती ना। ललित नारायण मिश्रा की हत्या की कहानी है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सारे किताब लिखने वालों ने, मैं जो अभी लाइब्रेरी बना रहा हूं उसमें केवल मथाई की ही किताब नहीं होगी, दिनेश सिंह की भी किताब होगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की भी किताब होगी, उसमें ललित नारायण मिश्रा की भी किताब होगी। तो सारी किताबें यदि एक साथ लिख रही हैं तो आप किताब वालों को पकड़ो ना, किताब वालों को एफआईआर करो। मैं तो किताब की बातें जनता को बता रहा हूं केवल। जो भी किताबें नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ, राजीव जी के खिलाफ लिखी गई हैं, वो सब इकट्ठा करेंगे आप? इकट्ठा कर रहा हूं और रोज मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, इसीलिए तो लाइब्रेरी बना रहा हूं। एक साथ एक सारी चीजें मिलेंगी, इसीलिए मिलेंगी कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो हम तो सोशल मीडिया के दौर में आए। निशिकांत दुबे कहाँ उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका वो सारे सत्ता जो है 2014 के पहले रही। लोगों को लिखने पढ़ने की आदत जो है वो कम हो गई क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा हो गए। तो मैं उन लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि आप जो है वो इतिहास पढ़िए 1947 से लेकर 2014 तक का। देखिए, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी एक किताब की 4 लाइनें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें नहीं पढ़ने दे रहे हैं। वो किताब है क्या? वो किताब जो है, देखिए जो गांधी परिवार है ना, ये ऊंची दुकान फीकी पकवान है। दिखने में लगता है कि बड़ा जानकार होगा। आप उनको पार्लियामेंट में खड़ा कर दीजिए, यदि उनको टोकिए नहीं तो 5 मिनट ये गांधी परिवार के कोई आदमी नहीं बोल सकते। संविधान वो खाली लेकर आए। और कल जो सारे पत्रकारों ने लिखा, हमने नहीं कहा, कई एक ट्वीट मैंने देखा है कि नरवाने की भी जो किताब है वो केवल जिल्द इसके ऊपर है और वो पूरा अंदर से खाली है, तो उसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने तो बचाव किया राहुल गांधी का, मैंने थोड़े, मतलब मुझे लगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, एक्सपोज नहीं हो जाए, गांधी परिवार का बड़ा सितारा है, तो इसीलिए मैंने बचाव किया उसका। देखिए, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, फिर वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी को बीजेपी के नेता नहीं चला रहे, कॉर्पोरेट दलाल चला रहे हैं, जिनका नाम है निशिकांत दुबे। किस बात के लिए? आप ये बताइए कि किस बात के लिए कॉर्पोरेट दलाली? 2009 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आया, आज 2026 है। इस देश का कोई एक मंत्री, इंक्लूडिंग मेरे मंत्री, और ये बात मैं आपको नहीं, मैं अपने नेता जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी डिस्कस कर चुका हूं, एक मंत्री के पास मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी किसी कॉर्पोरेट के लिए, एक कॉर्पोरेट को लेकर नहीं गया, एक कॉर्पोरेट से मेरा लेना देना नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा, जिस अडानी की बात करते हैं, ये अडानी का पावर प्लांट है मेरे गोड्डा में, मैं लेकर गया। मुझे फक्र है कि मेरे यहाँ जितना काम हुआ शायद देश की किसी लोकसभा में नहीं हुआ। मैंने आज तक उसका कोई CSR फंड नहीं लिया, आज तक कोई गाड़ी नहीं ली, मेरा कोई मतलब नहीं है। और मैंने खुलेआम लोकसभा के फ्लोर पर चैलेंज किया है कांग्रेस को कि यदि हिम्मत है तो मुझे बता दो कि मेरा कॉर्पोरेट से क्या लेना देना है। वो शायद इसलिए कहते हैं कि एक ज़माने में आप एक बड़ी कॉर्पोरेट के लिए काम करते थे। जी हाँ, मैं डायरेक्टर था 1993 से लेकर 2009 तक। मैं SR में डायरेक्टर था और मैं खुलेआम इस बात को बोलता हूँ। और SR यदि मेरे लाइफ में नहीं होता तो मैं भी कहीं दलाली कर रहा होता। देखिए, आप कांग्रेस के बारे में जब किताबें पढ़ रहे थे तो आपने ये भी कहा कि इनकी कॉर्पोरेट कल्चर ऐसी थी कि इन्होंने अपने परिवार वालों के लिए पैसा इकट्ठा किया, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाया, उनके लिए घर बनाए। आपको आश्चर्य होगा कि लाइसेंस परमिट कोटा राज, उसमें बिरला जी कितना चंदा दे रहे हैं। आज चंदा की बात कर रहे हैं ना, ये जितने चंदा आए 1960 के इलेक्शन में, 1962 के इलेक्शन में, 1965 के इलेक्शन में, सारे टाटा बिरला डालमिया ने दिए। लाइसेंस परमिट कोटा राज में बिरला जी जो है वो एम्बेसडर बनाएंगे, बजाज जी जो है वो स्कूटर बनाएंगे, डालमिया जी सीमेंट बनाएंगे, टाटा जी स्टील बनाएंगे। किसी बिजनेसमैन को आने नहीं दिया। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना कि आपने क्या किया है। ये सारी बातें कौन बताते हैं आपको? ये सारी बातें मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने का शौक है और मुझे लगता है कि जनता को भी पढ़ना चाहिए। मुझे रिसर्च का बहुत शौक है और मैं रिसर्च खुद ही अपने आप करता हूं। 2 घंटे मैं रात में जरूर पढ़ता हूं जब मैं सोने के लिए जाता हूं। कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि निशिकांत दुबे को अनलीश कर दिया है ऑपोजिशन के ऊपर मोदी जी ने। मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के नाम का इतना प्रभाव है अपोजिशन
कि वो जैसे राम 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 जपते हैं तो वैसे ओपोजिशन मोदी 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 जपता है। कोई भी कुछ करेगा तो उसको लगेगा कि मोदी जी कर रहे हैं। तो ये सारी रिसर्च करने के लिए आपने कोई टीम रखी हुई है या कोई टीम नहीं, मैं अकेला टीम हूँ, वन मैन आर्मी। 11 बजे से लेके रात 1 बजे तक 2 घंटा मैं रोज पढ़ता हूँ और उस पढ़ाई का जो नतीजा होता है वो जनता को बताता हूँ। आप रोज रात को कई कई घंटे सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, देश के बारे में पढ़ता हूँ। मैं पार्लियामेंट के डिबेट्स पढ़ता हूँ। ये जितनी बातें मैंने आपको कही है पार्लियामेंट का डिबेट्स है, और पार्लियामेंट के कई एक डिबेट जो है वो मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है, या लाइब्रेरी के आप मेंबर हो जाएंगे तो मिलेगा और आपको लगेगा कि क्या हो रहा था। देखिए, जो कांग्रेस के एमपीज ने शिकायत की है स्पीकर साहब के खिलाफ, जिसमें वो स्पीकर को हटाना चाहते हैं, उसमें भी प्रोमिनेंटली आपका नाम है। उनकी बड़ी शिकायत है कि आपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया पार्लियामेंट में खड़े होकर और स्पीकर ने रोका नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने अपनी बातें कह दी, वो बातें किताबों में लिखी हुई है, और मुझे एक नहीं 50 बार यदि बोलना पड़ेगा तो 50 बार मैं बोलूंगा। लेकिन आपके चक्कर में स्पीकर साहब फंस गए, उनके खिलाफ रिमूवल का नोटिस आया गया। अब स्पीकर साहब जो है वो अपना फैसला खुद ही कर लेंगे, क्योंकि अपोजिशन उनको पता है अपोजिशन के पास बहुमत नहीं है। उनके रहमो करम पर तो स्पीकर साहब हैं नहीं, एनडीए ने उनको बनाया है, एनडीए की बहुमत है। जब तक हमारी बहुमत है हमारे स्पीकर रहेंगे। इसीलिए कांग्रेस को क्या है कि 95 चुनाव राहुल गांधी जी चुनाव हार चुके हैं, तो कोई मीडिया जो है ना उनको सीरियसली ले नहीं रहा है, कहीं वो छप नहीं रहे हैं। जनता में तो खैर खत्म ही हो गए, मीडिया में भी खत्म हो गए, तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ नई नई बातें करते रहते हैं। तो अभी स्पीकर के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशन तो जनता वोट नहीं दे रही, मीडिया में छप नहीं रहे, पार्लियामेंट में आप बोल नहीं देते। तो इनको सोचना चाहिए ना अपने आप में कि क्या हो गया उनके साथ। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस, हमारे यहाँ बिहार में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि नहीं खाएब खाएब भर थारी, नहीं सुतब सुतब गोर थारी। तो राहुल गांधी की स्थिति यही हो गई है कि ये करूंगा, ये इलेक्शन जो है रिगिंग हो गया, ये नरवाने की किताब आ गई, ये फाइल है हमारे पास, मैं एटम बम बना दूंगा। बाद में क्या लगेगा आपको? टाइम फिर जनता से सवाल ले सकते हैं। आप केंद्र में मंत्री बनना चाहेंगे, आपकी इच्छा है, या राज्य के मुख्यमंत्री? और सर प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपकी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा राजनीति में सबकी होती है सर। देखिए, राजनीति में इच्छा सब होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब एमपी बनने का मेरे मन में था कि मैं एमपी बनूंगा, तो मेरे लिए जो टारगेट है वो मीनू मसानी, नाथ पई, मधुलिमीये, जॉर्ज फर्नांडीज, अटल बिहारी वाजपेयी, मंत्री को कौन जानता पहचानता है। और पार्टी ने जो मौका दिया, मैं आज ये कह सकता हूँ कि पार्टी ने जितना मौका दिया, तो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो पार्लियामेंट में है, और मैं इसी में खुश हूँ। आप इसी में खुश हैं कि आपकी वजह से पार्लियामेंट चलती नहीं है? नहीं, मैं इसी में खुश हूं कि मैं जनता तक सही बातों को पहुंचा पाने में सक्षम हूं, और पार्टी इसमें जो है मुझे पूरा मौका दे। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे पर इल्जाम है कि ये गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो राहुल गांधी और उनके परिवार के प्रति आपका जो सेवा भाव है, जो समर्पण है, ये रीसेंट है या पुरानी आदत है? नहीं, गांधी परिवार का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और सम्मान में जो है ये समर्पण भाव जो है, क्योंकि वो लोग राजा हैं, हम तो छोटे परिवार के आदमी हैं, तो हमारा काम है उनकी सेवा करना, तो हम लगातार उनकी सेवा करते रहते हैं। मैंने आपका एक बयान देखा जिसमें आपने कहा कि सोनिया गांधी जब आपको मिली तो उन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया वो मां के जैसा व्यवहार था। हाँ, मैंने बोला सोनिया गांधी जो है वो कंप्लीट भारतीय नारी बन गई है, और उनका 2 ही काम है। एक उनका काम है बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। तो बेटा सेट नहीं हो पा रहा है, और दामाद को जो भेंट दिए वो ईडी सीबीआई के चक्कर में जो है पड़ा हुआ है। लेकिन सोनिया जी को भी पता है कि मैंने ये बातें सही की। उनको ये लगता है कि कुछ भी हो, ये आदमी जो है पार्लियामेंट में सही कहता है। तो जब वो बाहर निकली 2024 में इंटरिम बजट के बाद, उन्होंने कहा कि अब मैं राज्यसभा जा रही हूँ,
और उस दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं उनसे पूछने के लिए गया था कि आपकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा और कहा कि तुम्हारे जैसे आदमी को पार्लियामेंट में आना चाहिए। तो इसीलिए और वो पार्लियामेंट में आके आपको कहना चाहिए कि आपका बेटा फटीजर की तरह आता है। पार्लियामेंट में आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने पार्लियामेंट मिस कर दिया आधा घंटा, लेकिन मैं पाजामा कुर्ता छोड़कर आज तक पार्लियामेंट में कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया उनकी आत्मा मरोड़ेगी कि मैंने इसी दिन के लिए क्या स्वदेशी की बात किया, गांधी की बात किया, चरखा की बात किया। और आप देखिए कि एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन के आ जाएंगे, एक टी शर्ट पहन के आ जाएंगे और कहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हूं, और डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है। उनके जो लोग हैं सुरजेवाला से लेके केसी वेणुगोपाल तक पार्लियामेंट में चिल्लाते रहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए वो फटीचर पैंट नहीं होना चाहिए ना, यही मैंने कहा। तो फिर उन्होंने भी कहा कि निशिकांत लुई विटॉन की टी शर्ट, अरमानी के सूट ये पहने नजर आते हैं। मतलब मैंने कब कहा कि मैं गरीब आदमी और मैं ये नहीं पहनता हूं? मैंने कब कहा? मैंने कहा पार्लियामेंट ये पहन के नहीं जाना चाहिए, और मैं खुद भी पार्लियामेंट पहन के नहीं जाता। उस संसद की गरिमा को बचाने का सवाल है। निजी जिंदगी में आप क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की डिग्निटी क्या है? आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं। आप सिर्फ कपड़ों पर नहीं बात कहते, आप उनके पूरे जीवन पर। आपने कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सलाइट हैं। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, और पूरी लोकतंत्र के ऊपर जब यदि कोई क्वेश्चन आ जाए। दूसरा, वो जब घूमने जाते हैं, वियतनाम चले जाएंगे, कंबोडिया चले जाएंगे, बहरीन चले जाएंगे, और यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन सैम पित्रोदा के साथ उनके सारे कार्यक्रम को करेंगे, और वहां से आकर वो एजेंडा सेट करेंगे, आर्मी के खिलाफ अग्निवीर की बात करेंगे। तो इस देश में यदि कोई अनार्की पैदा करना चाहता है तो उसको अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि वो भी छोटा शब्द है, शायद इससे भी कोई बड़ा शब्द जिस दिन मिलेगा तो शायद मैं बोल दूं। जिस पार्टी ने इस देश पर 50 से ज्यादा साल तक राज किया, जिस सरकार में राहुल गांधी 10 साल तक बड़ा हिस्सा रहे, उनको आप कह रहे हैं कि ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये देश के दुश्मन है? आपको लगता नहीं है? यदि आर्मी में अग्निवीर को यदि बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं, यदि उसको आप भड़काएंगे, यूथ को भड़काएंगे, जिस प्रधानमंत्री को आप समझिए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो बड़ा अवार्ड मिलता है या आप समझिए कि सम्मान है, वो इस प्रधानमंत्री को मिला, जिस प्रधानमंत्री के कारण आज इतने पूरा दुनिया G20 हो, G7 हो, जहां भी जाते हैं कोई कहता है प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है। इवन ट्रंप जैसे लोग जो है बार बार कहते हैं कि दोस्त है, और आप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। आप इस तरह की हल्की बातें करेंगे, पार्लियामेंट में खड़े हो जाएंगे, कभी शिव की बात करेंगे, कभी मुद्रा की बात करेंगे। उनको यही नहीं पता है कि मुद्रा जो है 7 नहीं होती है, मुद्रा 16 होती है, 16 कलाएं हैं। मतलब रानी पटरानी, महारानी, कृष्ण, गीता, रामायण किसी की बात नहीं है। फिर कास्ट सिस्टम में पूछेंगे आप ये बताओ कि आप किस जाति के हो। अरे 2014 तक तो आपने शासन किया, आपको नहीं समझ में आया कि कितने ब्यूरोक्रेट जो है वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, कितने पत्रकार शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं। तो जब देश को भड़काने की बात आप करोगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं दोगे, तो अर्बन नक्सल नहीं है तो और क्या है? वो देश तोड़ने वाले ताकतों के साथ। विरोधी दल के नेता हैं, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। मैं आपको रिसेंट बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ की है उसमें भारत ने सरेंडर किया है, उसमें भारत ने वो कहा और वो किया जो उनको ट्रंप ने कहा। देखिए, भारत ने सरेंडर तब किया था जबकि उनके पिताजी जो है सुपर कंप्यूटर लाने की बात कर रहे थे। आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो समझौता चल रहा था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, हम जो है रूस के खिलाफ जाकर अमेरिका के लिए लॉबी कर रहे थे कि किस तरह से रशियन फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से बाहर चले जाए, और ये किसी को पता नहीं था। सरेंडर तो उस वक्त हुआ ना, सरेंडर तब हुआ जब PL 480 में जो है गेहूं जो है आयात कर रही थी इंदिरा जी। सरेंडर तो तब हुआ जबकि हमने अपना एक एयरबेस
1961 में चकलिया अमेरिका सेना को दे दिया। सरेंडर तो तब हुआ कि आज भी नंदा देवी पर, आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि 62 में चीन का युद्ध आपने उसके इशारे पर किया, और आज भी न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी पर रखा हुआ है, जिसके कारण पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में जो गंगा का प्लेन है उसके लोग कैंसर से ज्यादा मर रहे हैं। सरेंडर तो आपने किया है। इस आदमी ने तो अपनी ताकत जताई है और ट्रंप को मजबूर कर दिया ट्रेड डील करने के लिए, और चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, उसके मुकाबले सबका 19-20% है, हम 18% पर लेकर आए। तो इसीलिए अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। दूसरी उनकी शिकायत हमेशा रहती है, और वो कहते हैं कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से डर गए। हेंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट, जो भगत रिपोर्ट भी कहलाती है, उस रिपोर्ट में कहा, जो आज तक कांग्रेस ने उसको डिस्क्लोज नहीं होने दिया, कि 38,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जगह जो है चाइना ने कब्जा कर लिया। और जब यह डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, तो उस वक्त जो कभी रक्षा मंत्री हुआ करते थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने कहा कि आपने कैसे दे दिया भूभाग, कैसे लड़ाई हो गया, तिब्बत हिंदी चीनी भाई भाई आप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो भूभाग वो लेके गया है वो ऐसा है जिसमें कि घास भी नहीं उगता, मतलब अनयूज्ड है। तो महावीर त्यागी ने कहा कि आपके तो सर में जो है एक भी बाल नहीं है, तो क्या आपका सर जो है काट दिया जाए, क्योंकि वो भी अनयूज्ड है, उसमें भी कोई सर में बाल नहीं। तो इसीलिए सरेंडर आपके नाना ने किया है और उसी को हम भुगत रहे हैं। हम तो इतने फाइट में गलवान से लेके चाहे भूटान तक की बात हो, हमने तो चाइना फोर्सेस को बाहर किया, और यही कारण है कि चीन ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। उसी से तो परेशान है। 2008 में एग्रीमेंट कर लिए थे, इनको लगता है कि चीन के एजेंट के तौर पर ये काम करेंगे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो एजेंटगिरी इनकी भूल गई है, तो इस कारण से बहुत परेशान है वो। और अब आप वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए अयोध्या में, है ही ना, मतलब तो आपको क्या शिकायत है? वो मंदिर जाएं ना जाएं, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हो ना, जनउधारी मैं ब्राह्मण हूं। कैसे ब्राह्मण हो गए मुझे नहीं समझ में आया। आप ये बताइए कि लड़की की जहां शादी हुई, मैंने एक उदाहरण दिया कि मीरा कुमार जी जगजीवन राम जी की बेटी है, लेकिन उनकी शादी जो है वो कुशवाहा से हो गई, तो उनके बच्चे जो है वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। देश का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान भी यही कहता है, और हिंदू धर्म भी वही कहता है कि महिला की जहां शादी हुई वो उसका जाति हो गया। तो अपने आप को आप जनउधारी ब्राह्मण कहोगे, तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे ना कि जनउधारी ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करता है। ना आपके नाना सोमनाथ गए, ना आज आप राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या गए हुए हो, तो ये प्रश्न पूछना तो मेरा लाजमी है ब्राह्मण होने के नाते। नहीं, वो पैंट पहने तो भी आपको प्रॉब्लम, जनेऊ पहने तो भी प्रॉब्लम। मैं तो उनको गाइड कर रहा हूं। मैंने आपको कहा ना कि वो राजा है, तो राजा ब्राह्मण होने के नाते मेरा काम है महामंत्री के नाते उनको सही सलाह देना। तो मैं सही सलाह देता हूं कि आपके नाना जो है वो खादी खादी करके जो है सत्ता में आए थे, और आप जो है ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हो, तो आपको मंदिर भी जाना चाहिए और आपको खादी भी पहनना चाहिए। तो ये सलाह देता हूं मैं, सलाह मानना नहीं मानना उनका अपना काम है। तो आपको बिल्कुल पसंद तो नहीं करते होंगे? अब पसंद करें कि नहीं करें, मतलब मैं इसे पीछे तो नहीं हट सकता। क्योंकि प्रियंका गांधी मैंने देखा कि आपको काफी पसंद करती हैं। पार्लियामेंट में जब आप किताबें दिखा रहे थे जिस पर सारे कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे थे, वहां मैंने देखा प्रियंका जी ने आपको बताया कि आपने किताब उल्टी पकड़ी, उसका सीधा कर लो। प्रियंका जी जो है उनको लग रहा था कि कहीं मैं रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ नहीं बोल दूं, इसीलिए वो जमानत ले रही थी। ऐसा नहीं है। शरद पवार का बर्थडे था, बहुत सारे लोग वहाँ थे। आपने राहुल गांधी से कहा कि प्रियंका गांधी आपसे बेहतर पार्लियामेंटेरियन है। मुझे जो अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसा एमपी हूं जिसकी अटेंडेंस 100%, तो मैं और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बैठता हूं। सब मतलब पार्लियामेंट शुरू होगा मैं पहुंचता हूं और पार्लियामेंट खत्म होगा, तो मैं सबको वॉच करते रहता हूं। तो मुझे जब दोनों भाई बहन में तुलना करने का सवाल आया, तो मुझे लगा कि 17-18 साल से तो मैं राहुल जी को देख रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, ना नियम, ना कानून, ना संविधान, ना रूल। इवन एक दिन मैं आपको बताऊं, उनको ये भी पता नहीं कि हेडफोन कैसे लगाया जाता है। इतने अनसीरियस आदमी हैं। आपको ध्यान हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उनके पार्टी में थे तो वो प्रॉम्प्ट करते थे उनको, लेकिन प्रियंका गांधी जो है उसके मुकाबले कॉन्फिडेंट है। दोनों भाई बहनों की चिंता, यही मैंने कहा प्रियंका जी को, लेकिन उसमें भी राहुल जी नाराज हो गए।
मतलब अपने बहन से भी नाराज हो जाते हैं। यही आप समझिए कि किस तरह कांग्रेस वो चलाएंगे। लेकिन जो भी कुछ हो, चाहे 3 बार लोकसभा के चुनाव कांग्रेस हार गई है, लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस गजब का है। राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना खोने के लिए, जनता है ही नहीं, तो कैसे कॉन्फिडेंस तो होगा ही ना। ठीक है, जनता में से एक दो सवाल ले लेते हैं। सर, अभी आपने एक बात बोली थी कि सोनिया गांधी जी जो है वो राहुल गांधी जी को राजनीति में सेट करना चाहती हैं। तो सर, मेरे को एक बात ये पूछनी है कि उसमें गलत क्या है? एक माँ अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाह रही है, आप भी तो चाहेंगे कि आपका बेटा सेट हो जाए कहीं पर। नहीं, राजनीति में नहीं सेट हो, उसको अपना काम करना है, वो काम करे। ये थोड़ा है कि राजा का बेटा राजा होगा। हाँ, लेकिन उनका सवाल तो जेन्युइन है। अगर सोनिया गांधी अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं, इंदिरा जी ने पहले संजय जी को किया था, फिर राजीव गांधी को किया, नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को किया, तो ये परिवार की परंपरा है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वही तो लड़ाई है। ये लोकतंत्र में नया राजतंत्र यदि है तो हमारे जैसे लोगों का रास्ता कैसे रोकिएगा आप? हम तो छोटे परिवार से आए, छोटे घर से आए, छोटे गांव से आए, तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो गांव, गरीब, किसान, महिला, छोटे बच्चे, यंग युवा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो यही तो लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जब आपने कहा था ना कि सोनिया गांधी अपने बेटे को सेट कर रही हैं, तो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ये अपनी वाइफ को सेट कर रहे हैं। 2009 में वाइफ की जो प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख थी और 2024 आते आते वो 31 करोड़ की मालकिन बन गई। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने कहा कि मुझे कांग्रेस से बहुत नाराजगी है, क्योंकि इसके पहले क्या था कि एक इम्प्रेशन था हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में, कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, मैं हिसार से आया, करोड़ों रुपया है। अब जिस दिन से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि मेरे पास केवल 30 करोड़ रुपया है इतने वर्षों में, कई एक लोग, मेरे मित्र, मेरे से बात करना बंद कर दिए, क्योंकि वो मुझे गरीब समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोकपाल का जजमेंट आया अभी। एक तो उसने कहा कि मेरी वाइफ जो है निफ्ट की ग्रेजुएट है और मेरे शादी के पहले वो मैंगो और जारा जैसी कंपनी को जो है सप्लाई करती थी, और दूसरा 2009 से लेके आज तक मेरी प्रॉपर्टी में जो है कोई इजाफा नहीं हुआ है। यदि उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया है तो हमने यदि लिख दिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो इसीलिए लोकपाल का जजमेंट भी आ गया है। लेकिन कांग्रेस ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मेरे परिवार के साथ। अब मुझे जो है बताना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं बेनामी संपत्ति होगी, जो मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करके बताऊंगा। कांग्रेस की बात पर मत जाइए, मुझे 30 करोड़ नहीं है, शायद 300 करोड़ होगा हमारे पास। ऐसी बात कहने वाले आप अकेले एमपी होंगे जो ये कहेंगे? नहीं, अपना स्टेटस तो बनाना पड़ेगा ना, स्टेटस का तो। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे पर आरोप है कि ये महिला लीडर्स का अपमान करते हैं। निशिकांत जी, बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं, पार्लियामेंट में आपकी कुलीग हैं। उनमें से एक तृणमूल कांग्रेस की बहुत सम्मानित नेता हैं महुआ मोइत्रा, जिन्हें आपने कहा था वैशाली की नगर वधू। मैं आपको बताऊं, इस देश की फिलहाल मतलब समस्या क्या हो गई है कि लोगों को हिंदी न सोचना आता है, न बोलना आता है, न पढ़ना आता है। यदि आपके पास ट्वीट हो और आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, आपको हिंदी पे पकड़ है हमसे ज़्यादा, पूरा पढ़ देता हूं। जी जी, इसीलिए मैं कर रहा हूं। जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद और मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्के कमेंट्स न करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। हुआ ये कि मेरे खिलाफ तुम ताम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पिटबुल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप देखिए, तो हमारे कार्यकर्ता जो है वो उल्टी सीधी गाली देने लगे। एक ये थी और एक हमारे यहाँ की विधायिका थी, अब वो झारखंड सरकार में मंत्री हैं। तो आप समझिए, कायदे से भी, ओहदे से भी मैं सांसद हूँ, आप मेरी विधायिका हैं, उम्र में भी मैं बड़ा हूँ। तो जब गाली देने लगे तो मुझे लगा कि ये गलत है,
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों का सम्मान होना चाहिए। हमारी भी माँ है, बहन है, बेटी है। तो मैंने वो ट्वीट जानबूझकर लिखा कि हमारे यहाँ ये लोग तो सांसद और विधायक हैं, हमारे यहाँ जिनके ऊपर की मोहर है कि वो गलत काम करती हैं या नगर वधू हैं, जो पुराने जमाने में था, उन तक को हमने सम्मान दिया है, उनको भी सम्मान दिया है। ये बातें मैंने की, मैंने तो उनको डिफेंड किया। तो बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि आप कह भी दें और पकड़ ना जाएं, लेकिन सबको मालूम है। और हालांकि ये मानता हूं उन्होंने भी बड़ी खराब बात कही थी आपकी पत्नी के बारे में, आपके बारे में कह दिया था कि आपने अपनी बहन से शादी कर ली, इसीलिए आप इतना गुस्सा हुए थे। नहीं, अब 25 साल हो गया शादी को, बच्चे हो गए, बड़े हो गए। आप ये समझिए कि मेरे ऊपर 52 केस किया हेमंत सोरेन ने। मेरी 87 साल 88 साल की बूढ़ी माँ के ऊपर भी केस है, मेरे वाइफ के ऊपर केस है। अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, लेकिन 17-18 साल के जब बच्चे थे उनके ऊपर भी केस हुआ, भाई के ऊपर केस है। लेकिन इसके बावजूद भी आप यदि मुझसे पूछेंगे आज कि उनकी कितनी बहनें हैं, उनके कितने बच्चे हैं, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मुझे फक्र है इस चीज़ का कि मैंने आज तक राजनीति में कभी भी, पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ, मेरे ऊपर जितने इल्ज़ाम लगाने हैं लगाइए, आज तक मैंने किसी के माँ, बेटी, बेटे, बहू, वाइफ, ये इसके ऊपर नहीं प्रश्न उठाए हैं। लेकिन ये लोग यदि प्रश्न उठाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम शीशे के घरों में रहते हैं, तो पत्थर खाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। मेरे जैसा जो है गंगा किनारे का बच्चा है, तो गंगा किनारा जो है इतनी ताकत देता है, तो लड़ाई तो करूंगा, और लड़ाई करूंगा तो या तो आप रहोगे या तो मैं रहूंगा। देखिए, जो एमएलए हैं झारखंड की दीपिका, उन्होंने तो कहा कि इससे अच्छा तो हमें वैश्या कह देते। ऐसा है कि वो उनके संस्कार होंगे, हमारे संस्कार ये हैं कि मैंने आपको एक सीख दी, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप भी सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करिए, मैं भी सम्मानजनक शब्दों का उपयोग करूंगा। उनका कहना है कि ये बात निशिकांत दुबे को बुरी लगी कि हमने कह दिया कि इनकी जो डिग्री है एमबीए की वो फर्जी है। अब आप समझिए कि इस पर एफआईआर हो चुका है। मतलब ठीक है, आज आपने पहली बार पूछ लिया तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल गया। इसके ऊपर एफआईआर करिया झारखंड सरकार ने, जांच हुई, पूरी जांच हुई, चार्जशीट दाखिल हुई, हाई कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट दोनों को ऐस की। ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। आपको पता है मेरे खिलाफ जो है झारखंड सरकार अभी तक लगभग 60-70 करोड़ रुपया खर्चा कर चुकी है वकीलों में, 52 केस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, सब कुछ सही है। मैंने 2019 में जो अपना हलफनामा दाखिल किया, 2024 में जो हलफनामा दाखिल किया, इसके बावजूद खाता न बही, जो विरोधी कहे वही सही। तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी इनको भरोसा नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बाजी पलटना आप अच्छी तरह जानते हैं। इन आरोपों के आधार पर महुआ मोइत्रा ने कहा था कि इनको पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए। आपने महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करवा दिया पार्लियामेंट से। मैंने तो कहा ना आपको कि जो मेरे से लड़ने की कोशिश करेगा गलत तरीके से, गलत इल्जाम के साथ, बिलो द बेल्ट हिट करेगा, तो उसके बाद जो है, मैं गंगा किनारे का बच्चा हूं, या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। मेरे लाइफ का ये मूल मंत्र है। इसीलिए आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने गिफ्ट लेके, पैसे लेके पार्लियामेंट में सवाल पूछे। इल्जाम नहीं लगाए, प्रूफ कर दिए। पार्लियामेंट ने भी निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया, लोकपाल का जजमेंट आ गया। अब किसी दिन चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो 7 साल के लिए वो जेल चली जाएंगी, और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार हो जाएंगी। 15 साल उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे लड़ना बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये सच है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी वो एक वकील से मिली थी, वो वकील उनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो वकील साहब ने उनको धोखा दिया और आपको कागज़ दे दिए। किसने किसको धोखा दिया ये तो वकील साहब ही बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं किसी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन पर जो है बहुत जाता नहीं, क्योंकि कई एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते रहते हैं। मैंने अपनी जानकारी के आधार पर, क्योंकि मुझे आप अपने रिसर्च पर बहुत भरोसा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जो प्रश्न पूछते हैं वो खुद से प्रश्न पूछते हैं, और हमारे पास जो सरकारी ईमेल डाटा है
तो ईमेल पॉलिसी के तहत उसको खोलने और उसको बंद करने का अधिकार केवल और केवल मेरा है। दर्शन हीरानंदानी एक बड़े बिजनेसमैन है जिसका हीरानंदानी बिल्डर्स हैं, उनके साथ महुआ मैत्रा जी की दोस्ती हो गई और उन्होंने अपना पासवर्ड, पूरा अकाउंट, ईमेल, क्वेश्चन, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दर्शन हीरानंदानी जी को जितने भी अपने विरोधियों के लिए प्रश्न पूछने थे वो सब महुआ मैत्रा जी पूछती थी और उसके बदले जो है उनको गिफ्ट मिलता था बाहर जाने के लिए, जो इल्जाम प्रूफ हुआ। तो उसी में दर्शन हीरानंदानी को मैं भी जानता था। तो मैंने उसके बाद दर्शन हीरानंदानी को मैसेज भेजा कि तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ें आई हैं, क्या है? कहा साहब फालतू है, ये है, वो है। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता चला, महुआ मैत्रा कह रही है कि मैं निशिकांत दुबे को देख लूंगी। तो मुझे लगा कि इसको तो मैंने दोस्ती के नाते बताया दर्शन हीरानंदानी को, इसके बाद भी जो है ये बचने की कोशिश कर रहा है और महुआ मैत्रा के लिए कह रहा है कि मेरे से संबंध नहीं है और सारी बातें मेरी महुआ मैत्रा को बता रहा है। तो उसके बाद मैं चला गया एथिक्स कमेटी में और उसके बाद जो हुआ इतिहास को पता है कि वो उसकी सदस्यता चली गई और आज भी सदस्यता बच जाएगी, मुझे डाउट है इसके बारे में। तो मैंने सुना है कि आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं, माफ़ी मांग रही हैं वो। हमारे आए थे मित्र जो है, जब 2024 में वो जीत कर आई तो अक्रॉस द पार्टी लाइन हमारी दोस्ती है, उसमें से 4-5 लोग जो है हमारे पास आए थे और अभी एक शादी में भी जो है वो मेरे से मिली थी। लेकिन मैंने अपने सीनियर लीडरशिप से पूछा, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब पार्टी की लड़ाई है, क्योंकि कुछ हुआ है, पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट का जो फैसला है तो वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। तो मैंने अपने सीनियर लीडर से पूछा तो सीनियर लीडर ने कहा कि किसी से मिलने में, बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी इमेज है उस इमेज के बारे में 2 चीज़ें हैं कि बिना बोले हुए ही तुम पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो गए हो और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी एक इमेज है कि एक बार कोई लड़ाई मोल ले लिया तो साम दाम दंड भेद भी जो है तुमको परेशान नहीं कर सकता, कोई चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकता, लड़ाई जारी रहेगी। तो मुझे मेरा उत्तर मिल गया था, इसीलिए जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। हम जनता में से सवाल और आप महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं तो आपको घर जाके आपकी वाइफ से डांट वाट पड़ती है या नहीं पड़ती है? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने महिलाओं पर जो है पार्लियामेंट में कोई टिप्पणी की है, कभी नहीं की है। महिला रिजर्वेशन बिल पर तो पार्टी ने मुझे उल्टा बुलवाया, मैं महिलाओं पर नहीं टिप्पणी करता, एक भी उदाहरण नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस पार्लियामेंट में, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं, जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, चाहे वो डीएमके की हैं, चाहे वो एनसीपी की हैं, चाहे वो कांग्रेस की हैं, वो सभी मेरी मित्र हैं और बहुत ही घरेलू मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। तो शायद यदि वाइफ से उस बहाने मुझे डांट पड़ती हो तो हो सकता है कि इतने महिला मित्र क्यों हैं। आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ट्वीट किया, निशिकांत दुबे एक जाहिल विकृत आदमी है जो एक महिला सांसद महुआ मोत्रा को और महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कह रहा है। अब उनको समझ में, मैं सुप्रिया जी के ऊपर फिर से कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं महिलाओं पर कमेंट नहीं करूंगा। अभी आपकी एनिवर्सरी की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें बड़े बड़े होटल, ग्रैंड सेलिब्रेशन और बहुत करोड़ों का खर्चा दिखाया था, क्या ये बात सच है? तो मैंने कब कहा कि मैं गरीब हूं? करोड़ों रुपया खर्चा किया तो लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ था जिसका ये जिक्र कर रही हैं, उसके बाद ये भी कहा गया क्योंकि सारी सिक्योरिटी गुलमर्ग में, पहलगांव में आपके ऊपर लगी थी और वहाँ जो वीआईपीज लगे थे उन पर लगी थी, इसलिए पहलगांव में सिक्योरिटी नहीं पहुँच पाई, वहाँ हमला हुआ। अब कश्मीर का डेमोग्राफी यदि किसी को नहीं पता है या जियोग्राफी नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहलगांव और गुलमर्ग की दूरी कम से कम 3 घंटे की है। यदि कोई गुलमर्ग से पहलगांव जाएगा तो उसको 3 घंटे लगेंगे। अब आप समझिए कि 3 घंटे दूर जो आदमी है, और 7 दिन पहले, ये घटना 14-15 की है, ये पहलगांव की घटना 22 तारीख की हुई, तो 7 दिन पहले जो है मैंने इतनी सिक्योरिटी को रख लिया क्योंकि मैं 15 तारीख को निकल गया था, तो लोगों को पता नहीं है। दूसरा, सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है कि मैं नक्सलाइट एरिया से सांसद हूँ और 2009 से मुझे Y+ थ्रेट सिक्योरिटी है,
लेकिन आज तक मैं गाड़ी, आपके स्टूडियो भी मैं आया तो गाड़ी खुद ही चलाते हुए आया हूं, मैंने अपने बॉडीगार्ड को कभी नहीं बैठाया। पुलिस का काम है मुझे प्रोटेक्शन देना, चाहती है दे, नहीं चाहती है नहीं दे। अक्रॉस द पार्टी लाइन जो लोग वहां पहुंचे थे, मेरे सारे सांसद दोस्त पहुंचे थे, उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि नॉर्मल कोई बिजनेसमैन हो या कोई पुलिस का आदमी हो। सभी हमारे एमपीज पहुंचे थे। यदि उनकी सिक्योरिटी, किसी की जेड थी, किसी की जेड प्लस थी, किसी की वाई थी, किसी की वाई प्लस थी, यदि उनकी सिक्योरिटी थी तो वो जम्मू कश्मीर सरकार का काम था। हमने थोड़े सिक्योरिटी मांगी थी। मैं जब सिक्योरिटी लेता ही नहीं तो मुझे सिक्योरिटी से डर नहीं लगता? किस बात का डर? मेरे से लोग डरते हैं, मैं किससे डरता? आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे पर इल्जाम है कि ये धमकाने वाले बयान देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा भड़काने धमकाने वाली बयान जो आपने दिया था वो जब आपने राज ठाकरे से कहा था। आपने कहा था तुम खुद को बड़ा बॉस समझते हो, बिहार यूपी आ जाओ, तुम्हें पटक पटक के मारेंगे। देखिए, लड़ाई क्या है रजत जी? लड़ाई यह है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल के लोग मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, और महाराष्ट्र के लोगों को लगता है, खासकर मुंबई के लोगों को लगता है कि ये हमारा हिस्सा जो है काट रहे हैं और बिहारियों का जो है कब्जा हो रहा है, और हम इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। यदि मुंबई नहीं हो, महाराष्ट्र नहीं हो, तो शायद ये देश नहीं चल पाए। यही है, इतने वर्षों से यही आंदोलन है। अब मेरा ये कहना है कि यदि बिहार, झारखंड नहीं हो, मध्य प्रदेश नहीं हो, छत्तीसगढ़ नहीं हो, तो मुंबई क्या बेचता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स देती है पूरे देश भर में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स कलेक्ट करके जाती है, टैक्स देती है, LIC देती है, सेबी देती है, NSE देती है, टाटा का वहाँ हेडक्वार्टर है। यदि झारखंड नहीं होता, टाटा नहीं होता, तो टाटा का भी टाटा नहीं बनता। यदि हिंडाल्को नहीं होता, यदि पलामू और चतरा नहीं होता, तो उनको जो है बॉक्साइट माइंस नहीं मिलती, बिरला नहीं होता, डालमिया नहीं होता। आप ये बताइए ना, इतने कोयला है इस देश का, 40 से 45% माइंस और मिनरल्स केवल झारखंड के पास है, और पहले बिहार के पास था, मतलब जब हम लोग यूनाइटेड थे। हम राजा हैं यार। मेरी दुर्गति यह है, स्थिति यह है कि हमारे यहां क्लाइमेट हमको सूट नहीं करता है, इसीलिए सभी लोगों ने अपना हेडक्वार्टर वहां बना लिया है, और इसीलिए उस टैक्स के आधार पर आप अपने आप को राजा समझते हो। तो जब राजा समझते हो तो जो गरीब आदमी है, जो सचमुच का राजा है, जैसे इस लोकतंत्र में जनता जो है वो राजा है, वो वोट देती है, तभी हम चुनाव जीत कर आते हैं। गांधी परिवार और नेहरू परिवार जो है राजा नहीं है। लड़ाई तो इसी बात की है ना। तो जो लड़ाई गांधी नेहरू परिवार से है, वही बात मैंने कहा राज ठाकरे को। यदि उसको समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। नहीं समझ आया, उन्होंने कहा कि मुंबई आओ, डुबो डुबो के मारेंगे। मैं 4 बार मुंबई चला गया, उसके बाद मैं 4 बार मुंबई चला गया, और मैं जो है NCP के ही नेताओं से मिला। लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट को धमका देते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहा, वो सुन लीजिए। देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। तो गलत क्या कहा? इस देश में 2 कानून कैसे हो सकता है? तीस्ता सीटलवाड को बेल मिलने के लिए, या यूनुस पठान को जो है बेल मिलने के लिए, या दाऊद इब्राहिम के किसी गुर्गे को बेल मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट 12 बजे 1 बजे खुल जाएगा। पार्लियामेंट ने वक्फ कानून पास किया, और आप जो है इसके ऊपर सुनवाई स्टार्ट कर रहे हो। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट का यह कहता है कि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 368 हमको वो ताकत देता है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम है उस कानून की व्याख्या करना। यहां तो अलग कानून हो जाते हैं। आपने देखा, हमने IT एक्ट बनाया। आज यहां जितने बच्चियां हैं, सबसे ज्यादा 66A खत्म हो गया। आप कहते हो कि मुझे बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बनाए हुए कानून को खत्म कर दिया।
सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? महिला, बच्चे, ग्रामीण लोग जो कि डिफेंड नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे पास तो भारत सरकार का कानून है, 1 मिनट में हमारे खिलाफ कोई फेसबुक में, एक्स में कोई चीज़ छपेगा, वो तुरंत फैक्ट चेकिंग में आएगा और ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन इन बच्चियों का क्या होगा? इनका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट यदि उसके बाद जाएगा तो वक्फ के बाद क्या हुआ कि मालदा और मुर्शिदाबाद से मुसलमानों ने इतना आतंक फैलाया कि मेरे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4000-5000 लोग भाग के आ गए कि सारे हिंदुओं को भगा दिया जाएगा। उनको दिन रात मुझे खाना पहुंचाना था। अब आप समझिए कि एक सांसद कितने दिन तक इसको खाना पहुंचा सकता है। तो मैंने ये बात उनको बताने की कोशिश की, और यदि मैं गलत बोलता, 6 पेज का जजमेंट दिया मेरे ऊपर, 6 पेज खर्चा किया, लेकिन ये नहीं कह पाए कि मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द कहा। मेरे ऊपर कोई केस चालू नहीं हो पाया, और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि मैंने जो कहा वो सही कहा, और जनता के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई परेशानी नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं हैं जो ऐसे हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाएं। ये पार्लियामेंट भी जो है वो फूल नहीं है। हमने कानून बनाया है, उस कानून की व्याख्या करना आपका काम है। यदि कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो संविधान जो है उसकी इजाज़त देता है, और जितना संविधान में छूट है उतना हम बोलते रहेंगे। जितने भी लोग थे जो पार्लियामेंट्री में, जयराम रमेश ने कहा कि ये जानबूझकर निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को निशाना बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार प्रेशर बनाना चाहती है। 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। पूरे के पूरे हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर इमरजेंसी लागू हो गई। रजत जी, आप भी जेल गए हैं 75 से 77 तक। स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिपोर्ट बनाकर आधा से ज्यादा संविधान का सारा आर्टिकल खत्म कर दिया, राष्ट्रपति के अधिकार को खत्म कर दिया, 16 जज को बाईपास करके चंद्रचूड़ को जो है चीफ जस्टिस बना दिया, जस्टिस HR खन्ना का इस्तीफा हो गया। ये इस कांग्रेस से जो है मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। न्यायपालिका पर हमारी पार्टी को भरोसा है, और न्यायपालिका जो कहती है हम उसको करते हैं। कांग्रेस का बात जो है मैं न सुनता हूं, न जनता को सुनना चाहिए। आज ये इंप्रेशन जाता है कि निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को धमका सकते हैं। नहीं, धमका, मैंने तो अपनी बातें सही परिप्रेक्ष्य में कही। सुप्रीम कोर्ट को कौन धमका सकता है? न्यायपालिका के ऊपर तो सबको भरोसा है। मैंने केवल इतना कहा कि भारत का संविधान यदि कोई कानून बनाता है तो उसका सम्मान करिए। 377 उन्होंने खत्म कर दिया, 66A उन्होंने खत्म कर दिया, रोज NGT बन गई। आप देख रहे हैं, आपको किस संविधान ने यह अधिकार दे दिया कि NGT एक बनना चाहिए? इसीलिए आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। यस, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, कानून बनाने का काम केवल और केवल पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट का काम उसको केवल एक्सप्लेन करना है कि कानून में क्या लिखा गया है, यही उसको बताना है। सुप्रीम कोर्ट का काम कोई कानून बनाना देखिए, आपके लिए उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश, हेट स्पीच को लोहे के हाथों से निपटेंगे। तो केस करवा देते ना, इतना लिख कर ही क्यों छोड़ दिया? इससे भी आगे बढ़ना चाहिए था। 8 पेज का जजमेंट यदि आपने बर्बाद किया मेरे ऊपर, तो कह देते कि निशिकांत दुबे पर डिफेमेशन करो, निशिकांत दुबे पर FIR करो, निशिकांत दुबे को जेल भेजो। अब आपकी अपनी पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी, वो कहते हैं कि निशिकांत अपनी सरकार चलाते हैं और अमित शाह के नाम का इस्तेमाल करते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे पुराने मित्र हैं, और 1990 में पहली बार MLA बन गए, 5, 6, 7 बार के जो है MP भी हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि मैं अपनी सत्ता चलाता हूं, तो मेरे से ज़्यादा कोई गौरवान्वित नहीं हुआ कि यदि वो कह रहे हैं, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगा कि मैं चला रहा हूं सत्ता। मतलब आप ये समझिए कि कोई यदि सर्टिफिकेट दे। दूसरा सवाल ये है कि मैं मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में ये कह सकता हूं कि उनको जो है ना, जब ट्रंप परेशान नहीं कर सका, पूरी दुनिया परेशान नहीं कर चुकी, तो उनको लगता है कि निशिकांत दुबे उनको चलाएंगे। ये पूरी दुनिया को पता है। तो इससे ज़्यादा मूर्ख जो है, मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट आपको लगता होगा कि रूडी जी का कोई आया होगा। तो रूडी जी के 2 बातों से मैं खुश हूँ। एक तो मैं चलाता हूँ, और दूसरी बात यह है कि लीडरशिप को ये लगा कि ये किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकता है।
लेकिन ये झगड़ा तो तब हुआ ना जब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ रहे थे, आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन का क्लब का चुनाव जो है उसमें तो सबसे बड़ी खुशी मेरे साथ ये हुई कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ जी और सुशील शिंदे को मैंने वोट करने के लिए बुला लिया। इसको तो आप मानेंगे कि मेरी विजय है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को कोई सीरियसली लेता नहीं था। दूसरा बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। रूडी मेरे दोस्त थे, आज भी मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एमपी और एक्स एमपी के लिए है। वहां दिल्ली पुलिस के लोग, वहां ब्यूरोक्रेट, वहां बिजनेसमैन, उनकी एंट्री है। और कल को फिर से मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं रूडी के खिलाफ जो है कि कोई कैंडिडेट खड़ा करूंगा। ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपके कैंडिडेट को हराने के लिए सोनिया गांधी भी आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। यही तो सबसे बड़ी विजय है कि गांधी नेहरू परिवार कितना मेरे प्यार करता है, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। और सबसे ज्यादा प्यार तो आपको झारखंड के मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि उन्हें आप डराते हैं कि कभी भी उनको बर्खास्त करवा देंगे। नहीं, जेल तो चले ही गए थे, हो सकता है दोबारा भी जेल चले जाए। हेमंत सोरेन के बारे में आप कहते हैं ये झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, सफेद टोपी से बहुत प्यार है इन्हें। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े, लेकिन जहां की विस्थापन है, पलायन है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहां क्यों मुसलमान बसने के लिए जाएगा? सारे बांग्लादेशी मुसलमान आ गए जो उनके वोटर हैं, तो क्या विरोध नहीं करेंगे? आदिवासियों के लिए कौन आवाज उठाएगा? हम हमेशा पार्लियामेंट में दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करते रहते हैं। क्या ये केवल तकिया कलाम है? केवल ये नारा है? वहां का सांसद होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए था? यहां बैठे हुए जितने ऐसे लोग हैं उनको हेमंत सोरेन जैसे नेताओं का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इन्हीं लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। और इसीलिए मैं विरोध करता हूं, विरोध करता रहूंगा, और विरोध की सीमा में उसको जितनी ताकत है वो लगाते रहे, वो केस करता रहेगा, मैं विरोध करता रहूंगा। एक दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की सत्ता को उखाड़ देगा। लेकिन झारखंड के लोग बहुत नाराज हैं। झारखंड के लोगों ने कहा कि झारखंड के लिए जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, रांची के लिए एम्स था, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनवा लिया। एयरपोर्ट होना चाहिए था, वो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बना लिया धनबाद के बदले। अपने लोगों के लिए जो है लड़ाई करना कौन सा बुरा बात है? हम तो हमेशा करते हैं अपने लोगों के लिए। गोड्डा यदि नहीं होता तो मैं सांसद नहीं होता। और ये सारी चीजें, एमपी हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, गांधी परिवार की, ये सारी ताकत केवल वो है जो गोड्डा की जनता देती है। मैं जब गया चुनाव लड़ने के लिए तो गोड्डा में एक्सरे मशीन नहीं थी, एमआरआई की मशीन नहीं थी। आज वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। और दो काम जो मैंने किए वो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक हैं, और वो मैंने व्यक्तिगत किए। मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे से एक छोटी सिस्टर थी 93-94 में, वो इलाज के बिना मर गई क्योंकि डॉक्टर नहीं थे। और मैंने उसी दिन तय किया था कि जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दूंगा। और मुझे फ़ख्र है, जब प्रधानमंत्री जी गए थे 2022 में, तो मैंने उस मंच से यही बात कही थी कि जिस कॉलेज मैदान में आप हैं, देवघर कॉलेज मैदान में, यही मेरी सिस्टर पढ़ती थी। और दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद वो दोबारा कॉलेज नहीं आ पाई, इलाज नहीं हो पाया, डॉक्टर नहीं मिल पाया। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंने बना दिया। मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया, लेकिन सैकड़ों बहनों को तो मैं रोज़ बचा पा रहा हूँ। यही मेरे लिए बड़ी बात है। निशिकांत जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, पर्सनल भी, पॉलिटिकल भी और कुछ मुश्किल भी, लेकिन आपने कोई सवाल डक करने की कोशिश नहीं की, बेबाकी से जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के फैसले का। निशिकांत दुबे जी, हाल ही की घटनाओं से हमने ये देखा है कि आपने हमेशा डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ऑथेंटिक सवालात उठाए, स्टेटमेंट्स दी, चाहे वो CIA की डॉक्यूमेंट्स हों या इंडिया चाइना के एग्रीमेंट्स की बात हो। ये एक अच्छी बात है। संसद में हमेशा स्टेटमेंट्स, बहस ऑथेंटिक होनी चाहिए।
रही बात उस किताब की, जनरल नरवणे की, मैं उसे रिलेट कर सकता हूं कि मेरी अपनी किताब पेंगुइन इंडिया से पब्लिश हुई है और जिसको कि रक्षा मंत्रालय ने पारित किया। ये किताब जनरल नरवणे की रक्षा मंत्रालय से पारित नहीं हुई, इसलिए अभी तक पब्लिश नहीं हुई, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, उस पर बहस करना ठीक नहीं है। पार्लियामेंट की गरिमा के लिए, जैसे आपने 100% अटेंडेंस की बात की, आपने कहा कि पार्लियामेंट में क्या पहनावा होना चाहिए, इसकी बात की, तो ये अदालत आपके ज़रिए एक संदेश भिजवाना चाहती है पार्लियामेंट को, अपने कलीग्स को आप बताएं कि आप सब जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते पार्लियामेंट की ये ड्यूटी है कि वो उन मुद्दों पे बहस करे जो जनता के, देश के हित में हो, न कि पॉलिटिकल रणनीतियां बनाएं कि कैसे पार्लियामेंट की डिस्कशंस ब्लॉक की जाएंगी, पार्लियामेंट का काम आगे नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई, अपनी डिस्कशंस देश के हित में अच्छी तरह से पूरी कर सके। जय हिंद। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि निशिकांत दुबे इसी तरह से पार्लियामेंट में हिम्मत से अपनी बात कहते रहेंगे, बिना डरे अपने विरोधियों को उनका सबक सिखाते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए